तो हेलो फ्रेंड, तो आज वायुमंडल के स्थायी गैस और वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं, आज हम देखेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। और बेसिक कंसेप्ट है ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, वायुमंडल की अस्थायी गैस कौन कौन सी होती हैं। वायुमंडल की अस्थायी गैस, देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसको इसका श्यामबल N2 से दर्शाएंगे। ये 78% मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन, O2 से इसका श्यामल दर्शाएंगे। ये 20% मिलता है। देखिए, कहीं कहीं तो 21% भी मिलता है। तो ये दोनों डाटा याद करिएगा, ठीक है। फिर आर्गन, आर्गन को हम AR से दर्शाएंगे। ये 0.93% पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% पाया जाता है। फिर देखिए, और नियान, नियान को यानी से श्यामबल है। और इस ये 0.036 पाया जाता है ना कार्बन डाई, और ये 2% पाया जाता है, 2%, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया। और अन्य गैस, एक 0.001 से 0.005 से 9 तक, ठीक है। आई होप आपको देखिए, अब हम बात करते हैं। अब बात करेंगे वायुमंडल की परत। ठीक, देखिए, वायुमंडल की परत कितनी प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो वायुमंडल 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, माध्यम मंडल, देखिए माध्यम मंडल। फिर इसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद एक बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। तो 5 तो हम एक एक के बारे में देखेंगे। तो पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में देखेंगे। देखिए, क्षोभ मंडल में क्या होता है,
ये देखिए वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। निचला भाग है, या इसको अस्तर बोलेंगे तब भी सही है। ठीक है, निचला स्तर है। फिर ये इसकी इसकी स्तर की प्रत्येक ऊंचाई, या इसकी ऊंचाई कितनी रहती है आकाश में, तो 165 मीटर से सॉरी ये 13 किलोमीटर रहेगा। 13 इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर। ठीक है, और ध्रुवों के निकट इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि क्षोभ मंडल की ध्रुवों की निकट ऊंचाई कितनी है, तो 8 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर तक। ठीक है, आई होप आपको क्षोभ मंडल के बारे में तो इतनी ज़्यादा वो नहीं पूछेगा, बस यही सब पूछेगा। अब बात करें समताप मंडल, तो समताप मंडल क्या है, तो देखिए समताप मंडल में हमारा जहाज उड़ता है। समताप मंडल, तो समताप मंडल की ऊंचाई, पहले हम ऊंचाई की बात करते हैं, 50 किलोमीटर तक रहता है ना। पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर तक रहता है। ये जो क्षोभ मंडल है इसकी 13 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, तो इसी में देखिए परावैंगनिक किरणें मिलती हैं, ओजोन परत मिलती हैं। ठीक है, और सॉरी इसमें ओजोन पर जो नहीं समताप मंडल में ही ओजोन परत मिलती हैं। मैं कंफ्यूज हो गया था, ओजोन परत और पैरावैंगनिक, क्योंकि 13 किलोमीटर में कुछ नहीं मिलता है, इसके ऊपर ही मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन रहता है। तो समताप मंडल में ही ओजोन परत मिलती हैं और पैरावैंगनिक किरण मिलती है। तो कोई पूछ सकता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में मिलती है, ताप मंडल में। देखिए ओजोन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओजोन परत पैरावैंगनिक किरणें ठीक सबसे विशेष लक्षण है। ठीक है, इसकी इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 50 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, ठीक, आई होप आपको ये समझ आए। देखिए आप चलिए मध्यमंडल के बारे में चलते हैं। देखिए मध्यमंडल क्या होता है, मध्यमंडल, तो देखिए मध्यमंडल फिर देखिए मध्यमंडल क्या होता है, बीच का होता है। समताप और अरे क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच, इसके भी 50 किलोमीटर ऊंचाई होती है। ठीक है, जो मध्यमंडल है इसकी भी 50 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। इसमें ओजोन
ओजोन, इसमें भी ओजोन परत का मिलना होता है, बीच का होता है, जिसे इसकी 50 किलोमीटर ही दूरी रहती है। और जो समताप मतलब 50 किलोमीटर से, कभी कहीं कहीं देखिए 51 भी दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं, 50 होगा ये, राइट। आप 50 से मारिएगा। और देखिए 2-3 और बात है, जो क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा से, विषुवत वृत्त की जो हम 8 किलोमीटर देख रहे थे ध्रुव के निकट, और विषुवत वृत्त के निकट 18 किलोमीटर रहेगा, जो क्षोभ मंडल का है, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, क्षोभ वृत्त से विषुवत वृत्त से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक, ठीक है। देखिए समताप मंडल के आस ऊंचाई 50 किलोमीटर तक रहता है पृथ्वी से ऊंचाई, और ओजोन परत पाई जाती है, और पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। तो पूछ सकते हैं कौन से मंडल में पराबैंगनी ओजोन किरण पाई जाती है? समताप मंडल। मध्य मंडल की भी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। ओजोन परत का एक ओजोन परत से मिलता है, ठीक है। ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो खतरनाक किरणें निकलती हैं, जो दूषित किरणें निकलती हैं, उसे रोकने का वो काम करता है ओजोन परत। आप फिजिक्स नहीं, हाँ केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप ओजोन परत के बारे में, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो मैं अगली वीडियो ओजोन परत से ही बनाऊंगा, ताकि इस ओजोन परत से, ओजोन परत पर कितनी किरणें होती हैं वायु में, ठीक है, सबके बारे में पूरा जानकारी दे देंगे, ताकि आपको कहीं कंफ्यूज ना हो, किरणें के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ओजोन परत का मिलना, और ये इसकी देखिए इसकी ऊंचाई जो होती है ना, साथ ही तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। देखिए पहला तो ओजोन परत का मिलना होता है, फिर मौसम, ऊंचाई के साथ इसमें तापमान में वृद्धि। देखिए ये पूछ सकते हैं ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि कौन से मंडल में होती है? तो मध्य मंडल में होती है। तो ऊंचाई के साथ वृद्धि, ठीक है। और ये अनुकूल होता है, इस मंडल में उड़ने के लिए अनुकूल होता है, इसमें कोई मौसमी घटना नहीं होती है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ, मैं बस इतनी बता दूं कि इसमें ये जहाज़ उड़ाने, जिससे कोई भी मतलब किसी भी, जैसे जहाज़, देखिए समताप मंडल और मध्य मंडल में ही उड़ती है जहाज़, कि उसमें मौसम का ज़्यादा वो नहीं, घटना नहीं होता है, इसमें कोई मौसम का, हम मौसम या मौसमी लिखते हैं, मौसमी लिखेंगे तो ज़्यादा ही घटना नहीं होता है, ठीक है। बात करें हमारे, अगर क्षोभ मंडल में उड़ेंगे तो हमें मौसम की घटना और जो भी वायुयान होगा वो क्रैश होने का भी डर रहता है। अगर हम समतल और समताप मंडल, मध्य मंडल के बीच में उड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए हम पहले, हमें मध्य मंडल ही लिखना चाहिए था, फिर समताप मंडल लिखते होते तो सही रहा होता, पर ये मैं आगे पीछे लिख दिया हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइएगा। मतलब क्या है इसमें, बस यही समझने की कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा बहुत आप कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मैं वन लाइनर के हिसाब से समझाया हूँ, ताकि आपको पूरा समझ जाऊँ मेन टॉपिक। मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं ला के आया हूँ, ताकि देखिए इसमें पूछेगा क्या, मध्य मंडल में ओजोन परत का मिलना, और जब मध्य कौन से मंडल में मौसमी घटना नहीं होता है, और यह ऊंचाई तापमान में वृद्धि। देखिए ये पूछ सकता है कि ऊंचाई तापमान में वृद्धि कौन से मंडल में होती है? तो मध्य मंडल में। तो कोई भी मौसमी घटना नहीं होता है, मध्य मंडल में होता है, ठीक है। देखिए इसकी मोटाई जो होती है ना, इसकी मोटाई, मध्य मंडल की मोटाई जो होती है,
जो मोटाई होती है विषुवत पर अधिक होती है, ठीक है। सॉरी, विषुवत वृत्त पर विषुवत पर कम होती है, विषुवत वृत्त पर कम होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है। तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है, बाय द वे पूछेगा मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी से 50 किलोमीटर, ओजोन परत का मिलना होता है, ऊंचाई तापमान में इसकी वृद्धि होती है, कोई मौसमी घटना इसमें नहीं होती मध्यमंडल में, इसकी मोटाई विषुवत वृत्त पर कम और होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है। यही पूछ सकता है आप में। फिर बात करें आयन मंडल। देखिए आयन मंडल क्या होता है, तो आयन मंडल आप इस तरह समझिए, आयन मंडल की मध्यमंडल से ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा मैं 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर नहीं, मैं पहले इसको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं बहिर्मंडल की बात कर लें। बहिर्मंडल, देखिए इसमें क्या क्या मिलता है बहिर्मंडल में, तो पृथ्वी से 650 किलोमीटर होता है, यहाँ से स्टार्ट हो गया मतलब बढ़ने, फिर इसके बहिर्मंडल में स्थित होता है, देखो इस तरह लिख दे रहे हैं बहिर्मंडल। देखिए बहिर्मंडल में गैस मिलती हैं, कौन कौन से गैस, तो देखिए पूछ सकता है हीलियम गैस कौन से मंडल में मिलती है, तो हाइड्रोजन गैस, और हीलियम गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस पाई जाती है। ये अधिक मिलता है, अधिक मात्रा में, ठीक है। फिर इसके बाद बहिर्मंडल, हमने इसकी ऊंचाई बताया ना 750 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यही सब है। देखिए ज़्यादा डीप, देखिए क्या होता है इसमें, जो बहिर्मंडल है इसमें इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 650 किलोमीटर होता है, यह स्थिर होती है, बहिर्मंडल में गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस पाई जाती है, ये अधिक मात्रा में मिलती है। यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं इसमें पूछेगा, है। हम जिससे इसमें उपयोगिता क्या है, हम पैरावैगनिक किरणें जो ओजोन परत के बारे में जब बताएंगे तो इसमें हम अगली वीडियो में इसके जो बहिर्मंडल के बारे में है, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल के लाभ और हानि बता देंगे। बाय द वे लाभ और हानि में से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बस मैं इस वीडियो में इतनी बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको
इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और लाभ हानि इसके आगे बता देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लिख के बताना पड़ रहा है तो मेहनत ज़्यादा हो रही है, और इससे वजह से और जैसे जो आयन मंडल ने बताया ना, ये विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं आयन मंडल में। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे से सशस्त्र के द्वारा वापस पृथ्वी पर ही आती है। ये सब आयन मंडल में लाभ और हानि बताएंगे, ताकि आपको वायुमंडल से पूरा क्लियर हो जाए लाभ हानि क्या है, और वायुमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है, ये सब क्या है। तो आई होप ये सब आपको पूरा लाभ हानि बता देंगे, तो आपको पूरा वायुमंडल की संरचना या कहीं वायुमंडल की परत के बारे में आपको कन्फर्म पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड, एक बात और मैं एक परिभाषा बताऊँ, अपसौर किसे कहा जाता है, ये पूछ सकता है बाय द वे। अपसौर, देखिए अपसौर क्या है। देखिए ये समझिए आप, जब पृथ्वी और सूर्य, जो सूर्य ना, जो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमण करती है उसके दौरान, ठीक है, पृथ्वी परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई, ठीक, तो 4 जुलाई और सूर्य के सबसे दूर 15 करोड़ से 20 लाख किलोमीटर दूर होते हैं, तो उसे अपसौर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है। अंशांश क्या होता है ये भी बता दे रहा हूँ। अंशांश देखिए क्या होता है। तो देखिए अंशांश में देखिए 22 दिसंबर 22 दिसंबर में शीतकाल होता है ना, शीतकाल होता है। इसमें क्या होता है, दिन रात बढ़ती है। मैं ये आपको एक वो भाषा में समझा दूँ, जैसे आम भाषा में बोले तो सब बोलते हैं ना कि ठंडी में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। तो यही अंशांश का बदलाव होता है। तो इसी वजह से 22 दिसंबर से दिन
शीतकाल होता है और दिन घटता है, रात बढ़ती है। ठीक है, जिसे हम लोग आप बात की मई जून में देखेंगे, मई जून में दिन इतनी बड़ा होता है, रात कितनी छोटी रहती है। ठीक, इसी का उल्टा होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, 21 जून से मौसम का थोड़ा परिवर्तन होते लगता है, दिन बढ़ने लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, फिर यही बात 21 जून की बात करें तो देखिए उल्टा है ना, ग्रीष्मकाल रहता है। ठीक है, ग्रीष्मकाल में दिन बढ़ता है, रात घटती है। ठीक, इसका उल्टा होता है। तो पूछ सकता है कि अच्छा 21 जून को दिन घटता है कि रात बढ़ती है, इस मतलब क्वेश्चन आपको बना सकता है यूपी स्पेशल हाल, जैसे आज स्टेट में भी अदर एग्ज़ाम में बाय द वे क्वेश्चन पूछ सकता है, जियोग्राफी से मंडल के बारे में पूछ सकता है। तो हम देखिए कि जानकारी पूरा क्लियर रहेगी तो बाय द वे क्वेश्चन आ गया तो हम उस क्वेश्चन को सही कर देंगे। ठीक है, ज़्यादातर देखिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का अभाव होता है कि जैसे बेसिक कंसेप्ट जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है आप हाँ पूछ सकता है। जैसे देखिए एडवांस भी पूछ सकता है, बेसिक भी पूछ सकता है, तो एग्जामिनर के ऊपर रहता है। ठीक है, जैसा एक परीक्षा लेने वाला हो वैसे पूछ सकता है। तो अगर हम पूरा हमें तैयार रहेगा तो हमें किसी चीज़ का दिक्कत नहीं रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन दे हम सही कर देंगे। और बाय द वे कम तैयार रहेगा तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन भी रहेगा कि हम कहाँ से कैसे, मतलब पहली बात अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो हमें जो भी याद किए पर कन्फ्यूजन लेके नहीं जाना चाहिए। ये सोच के जाना चाहिए जो होगा सही होगा, जैसा हम किए रहेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये सोच के चाहिए, ये मत सोच के चाहिए कि अरे जा रहे हैं होगा सही नहीं होगा क्या जाए, मन में छोड़ दीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, इस 27 मिनट की वीडियो में अगर आप 27 मिनट की वीडियो मेरी बन गई, पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वायुमंडल के स्थायी गैस के बारे में बताया हूँ और वायुमंडल की परत संरचना कैसे होती है, फिर बहिर्मंडल क्या होता है, अपसौर क्या होता है और अंशांश क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।